अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी क्लिक करें। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ और आप लोग के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह रशिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की सैंक्शंस के बावजूद जो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शंस लगाई थी, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा इकोनॉमिक डाटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप लोग भी शॉक हो जाएँगे और पूरी दुनिया को भी इस इकोनॉमिक डाटा ने शॉक करके रख दिया है कि रशिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा रेज़िलियंस कैसे है। और फाइनली वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जागता हुआ दिखाई दे रहा है और फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस जो पाबंदियाँ थी रशिया पर वो फाइनली जो फ़ेल हो चुकी हैं और हम लोग फ़ेल हो चुके हैं रशिया को कॉम्बैट करने में, रशिया को कंट्रोल करने में, जो कि एक पूरा प्लान बनाया गया था 2022 में कि किस तरह रशिया की इकॉनमी को श्रिंक करना है। यूक्रेन जो है वो मेरे लिए एक टूल है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। यूक्रेन की कोई परवाह नहीं है यूएस को, ना ही नेटो के बाकी ममालिक मेंबर्स को। इस सिलसिले में आप लोग को मैं आज डिटेल्स देने वाली हूँ। जब से रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, हम लोगों ने वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा देखा जिसमें बताया गया था कि रशिया जंग हार रहा है, रशिया ये जंग जीत ही नहीं सकता क्योंकि नेटो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और रशिया जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन ठीक 2 साल बाद हम इससे बरअक्स जो सिनेरियो है वो देख रहे हैं और यही न्यूज़ चैनल्स अब शाया कर रहे हैं कि रशिया ये जंग जीत रहा है, यूक्रेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स की न्यूज़ स्टोरी जिसका नाम है सरप्राइजिंग रेजिलियंस ऑफ रशियन इकोनॉमी, इसने सबको दंग करके रख दिया है क्योंकि रशिया की इकोनॉमी ने G7 कंट्री जो कि सुपर फास्ट सुपर पावर कंट्रीज हैं उनको भी 2023-2024 की इकोनॉमिक जो ग्राफ है इसके अलावा इंडिकेटर्स हैं उसमें पीछे छोड़ दिया है। इस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन ये है कि यूएस और यूक्रेन अब ये सिचुएशन ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम हार को तस्लीम करें। हालांकि नेटो कंट्रीज और यूएस जो है वो अभी भी हार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि $60 बिलियन का बजट जो है वो मंजूर करना था जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने, लेकिन वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फंस गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने एक सीसा पिलाई दीवार का रोल अदा किया है और $60 बिलियन को रोक दिया है। तो अब फंड जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलने वाले यूक्रेन को। लेकिन फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड और स्वीडन की जानिब से यूएस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि किसी तरीके से ये वॉर जो है वो कंटिन्यू करो और पैसे जो हैं वो जारी करो। रशिया यूक्रेन वॉर का जो तकरीबन एंड है वो हो चुका है और एक तरफ पलड़ा भारी है, यानी रशिया की तरफ जो गेम है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन यूएस और नेटो कंट्रीज और यूक्रेन को समझ नहीं आ रही कि हम इस हार को तस्लीम कैसे करें। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस हार को तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज की जो डोमिनेंसी है, जो उनकी हेजमनी है, जो उनका डॉलर गेम है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। और 2022 में ये प्रेडिक्ट किया गया था कि अगर यूक्रेन ये जंग हार गया तो यूएस की जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी और यूएस जो है वो ये कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की इसमें शामिल है। ऑब्वियसली सबसे टॉप पे ज़ेलेंस्की का नाम आता है क्योंकि वॉर क्राइम्स में सिर्फ रशिया शामिल नहीं है, ज़ेलेंस्की का नाम भी आता है। 500,000 मेन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की वजह से मारे गए हैं और कहा जा रहा है कि अब इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन अगर चाहें तो निकल भी सकता है क्योंकि पहले भी ज़ेलेंस्की ने पीस डील साइन करने से इनकार किया था जिसकी वजह से इतने हज़ारों में लोग जो हैं यूक्रेन के वो मारे गए थे और अब भी ज़ेलेंस्की जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी इस किस्म की वॉर चल रही हो जिसमें एक साइड का पलड़ा भारी हो और दूसरी जो टीम होती है वो अगर वो सरेंडर ना करे तो जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। 1944-45 के अंदर आप लोग को याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो जर्मनी की ये कंडीशन थी, उसने भी सरेंडर नहीं किया था, लेकिन अप्रैल 1945 में ये जंग खत्म हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 की और सबसे ज़्यादा ब्लडीएस्ट सीन क्रिएट हुआ था जर्मनी के अंदर और यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन का जो एंड है वो भी यही होने वाला है। लेकिन यूक्रेन की परवाह किसी को नहीं है। असल में वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी हेजमनी, अपनी डोमिनेंसी की परवाह है, जिसकी वजह से जो नेटो ममालिक हैं वो यूएस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने बजट में से कुछ अमाउंट जो है वो रिलीज, इसीलिए जो बाइडेन जो है वो इंतजाम कर रहे हैं यूएस आर्मी के रिजर्व्स में से $200 मिलियन रिलीज करने के लिए क्योंकि
उनके पास पैसा नहीं है और जो पैसा रिलीज़ करना था वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रोक दिया गया है। इसीलिए यूएस के जो प्रेज़िडेंट जो बाइडेन वो पैसों का इंतज़ाम यूएस आर्मी रिज़र्व से दे रहे हैं, जिस वॉर का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला और यूएस को भी ये पता है कि वो ये जंग हार चुके हैं। ट्रंप का पलड़ा इस बार बहुत ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है कि वो ये जंग ये इलेक्शन जो हैं वो जीत जाएँ, क्योंकि जो बाइडेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जो यूथ है वो इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि इसराइल जो है वो गज़ा के खिलाफ जो वॉर क्राइम्स कर रहा है, जो ब्रुटैलिटी कर रहा है, जो जेनोसाइड कर रहा है, वो सबके सामने एविडेंट है। इस वजह से जो जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जो ट्रंप है वो क्लियर कट ये कह चुका है कि अगर मैं पावर में आया तो यूक्रेन रशिया की वॉर जो है वो एंड हो जाएगी, क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो रशिया ने यूक्रेन के पार्ट्स हासिल किए हैं, वो रशिया कंट्रोल कर ले, लेकिन इस वॉर में मज़ीद यूएस जो है वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगी और यूएस अपनी बॉर्डर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगी। आप लोग को याद होगा कि नेशनलिस्ट पॉलिसी जो थी यूएस में उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप पे थी जब ट्रंप प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे। अब हम उस हिस्से की बात करते हैं जो मैंने स्टार्ट में हम लोग को बताया था कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली टूआ कैपिटल है रशियन आर्म्स इंडस्ट्री का, और जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग जो है प्राउडली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जंग हम जीत चुके हैं और हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, इवन हम लोग वॉर में फंसे रहे हैं। अब हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे ज़हन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इदारे आते हैं, जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रशिया की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल शटर नहीं हुई इस वॉर में होने के बावजूद। लेकिन ऐसा क्यों? इसके बाद सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या किया रशिया ने कि उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टैटिक रही है। तकरीबन अगर जीडीपी की बात करें तो 2.6% रशिया की जीडीपी जो है वो 2022 के बाद से इंक्रीज़ हुआ है और 2022 से पहले जो रशिया का जीडीपी था वो 1.6% था। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। पाकिस्तान वॉर में नहीं है, लेकिन आखिरी 10 सालों में भी इतनी जो इकोनॉमिक बूस्ट है वो नहीं कर सका। इसका आंसर हमें ये भी मिल सकता है कि 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को इन्वेड किया था और उसी टाइम रशिया यूक्रेन का जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। उस टाइम लिंडसे ग्राहम, ये यूएस के बहुत सीनियर सेनेटर है, उन्होंने कंपेयर की थी इटली के साथ रशिया की इकोनॉमी को। आपको पता है कि इटली की इकोनॉमी जो है वो बहुत छोटी है। ऑब्वियसली अगर आप उस मुल्क के साइज़ के हिसाब से देखें और अवाम और पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी जीडीपी देखें तो वो बहुत कम है और उस मुल्क के लिहाज से ठीक है। लेकिन उस टाइम रशिया की इकोनॉमी को कंपेयर किया गया था इटली के इकोनॉमी के साथ। उसके बाद फोर्ब्स में, जो कि यूएस का एक मशहूर न्यूज़पेपर है, उसमें एक जर्नलिस्ट ने ये आर्टिकल में बात की थी और एक कंपैरिजन किया था रशिया की इकोनॉमी को अलास्का की इकोनॉमी के साथ। और इसके अलावा मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि 2022 की 1 अप्रैल को पोलैंड के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत छोटी सी है और यूएस जो है वो आसानी उसको टैकल कर सकता है और ये वॉर में हार सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपनी इकोनॉमी को लेकर, इसके बावजूद कि उस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई थी। अगर हम रशिया की इकोनॉमी को ब्रेक डाउन करें तो हमें पता चलेगा कि रशिया ना सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है, बल्कि इसके अलावा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। और इसमें वो सऊदी अरब को पीछे छोड़ देता है। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो रशिया की जो ऑयल का एज़ अ एक्सपोर्टर है वो सऊदी अरब से भी ज़्यादा आगे है। इसके अलावा रशिया की एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो व्हीट में, निकल में, प्लैटिनियम में और फ्रोज़न फिश में रशिया जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रशिया पर तो पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो वो एक्सपोर्ट किसको कर रहा था? तो जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, और इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा हेजेमनी है रशिया की, तो उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता रहा। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है रशिया के लिए, तो रशिया को इन एरिया से बहुत ज़्यादा एज मिलता रहा है और ईरान के साथ ख़ास तौर पे रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं।
जब से रशिया यूक्रेन वॉर का आगाज़ हुआ है तो रशिया ने अब तक 14 ट्रिलियन रबल्स जो है वो अपनी डिफेंस में कंज्यूम कर लिए हैं। इसके अलावा अपनी डिफेंस कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया है और उसके साथ-साथ अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है और ब्रिक्स कंट्रीज़ को शामिल किया और इसके अलावा ब्रिक्स में जो परमानेंट फैकल्टी है वो तो 5-6 हैं। इसके अलावा अभी मज़ीद जो कंट्रीज़ हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एशियन कंट्री जो हैं वो भी ब्रिक्स में शामिल हो जाएँगे और इसके अलावा नॉन परमानेंट की हैसियत से भी वो रशिया के साथ जो हैं वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसके अलावा रशिया के साथ जो ट्रेड है वो उसको बहाल किया हुआ है। रशिया की इस टाइम जो इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इस दुनिया में, लेकिन 2024 के एंड तक कहा जा रहा है कि वो रशिया जो है वो 3rd नंबर पे आ सकता है। अपनी इकोनॉमिक रेज़िलियंस को लेकर क्योंकि उसने जो अपनी प्रोडक्शन पावर है उसको इंक्रीज़ किया है इन 2 सालों में जिसकी वज़ह से रशिया जो है वो इस टाइम उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है और यूएस की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होती जा रही है। यूएस की हमेशा से आदत रही है कि वो वॉर वॉर मॉन्गर रहा है और जब वॉर को वेज कर देता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हटता जाता है। यही सिचुएशन हमें नज़र आ रही थी यूक्रेन के लिए, लेकिन यूक्रेन अगर हार गया तो रशिया की यूएस की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ सकता है, यूएस की हेजेमनी को डिक्लाइन आ सकता है, यूएस डॉलर को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ सकता है। ये पार्ट इकोनॉमिक जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, साथ में यूक्रेन वॉर जो जिस तरह सिचुएशन बदल रही है यूक्रेन वॉर की वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इसके साथ-साथ मैं एक और वीडियो में भी मज़ीद इस पार्ट को डिस्कस करूँगी क्योंकि आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को लाज़मी क्लिक करें।